भारती। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं भाई कौन, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं लेकिन आज हमारे साथ है हमारी प्यारी बुआ। मतलब सस्पेंस ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि प्यारी बुआ जब आ जाती है तो सस्पेंस खत्म हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। और आपकी हूँ भी हो गई थी ना, तो फिर आपके तो इतने शब्द पहचानते हैं सब लोग। अच्छा, हमें लगा तुम डर गई। नहीं, हम नहीं डरे। तुम नहीं डरी? लो, सारा जो डर है ना खत्म हो गया। अब ये बच्चे जब सब बड़े हो जाते हैं तो यही होता है। यही तो हम कह रहे थे ना कि अब तुम लोग में वो डर वर नहीं रहा। हाँ, लेकिन भाई सब पढ़ लिख ली, समझदार हो गई हो तो अच्छी बात भी है। और प्यारी बुआ, डर तो नहीं, लेकिन एक आदर सम्मान तो है ना। हाँ, तो वो मिला है, घुट्टी में दिया है। डरते तो जब थोड़ा सा कभी कुछ हो जाए तब डर लगेगा लेकिन वैसे बुआ बहुत अच्छी होती है, सभी की बुआ बहुत अच्छी होती है। हमारी प्यारी बुआ भी बहुत अच्छी है। अब भाई देखो, रक्षाबंधन आ रहा है तो बुआ लोग तो याद आएंगी ही। और ये तो वर्ड फेमस है ना कि एक सम्मान वाली बात अलग होती है, डर की बात अलग होती है। लेकिन अब इस डर में और सम्मान में ये सब में कहीं शब्द और जो हमारे जो विषय है वो कहाँ गुम हो गए बिटिया? ये बताओ तुम मंजरी। ये बिल्कुल गुम नहीं हुए बुआ। हम बताते हैं कि देखिए, आज हम सखी विशेष में बात करेंगे भार्गवी राव साहित्यकार की, जो तेलुगु की है। अच्छा। और इसके साथ साथ आज है लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है, उसके बारे में बात करेंगे। और भाई आज तो चित्रलेखा का भी दिन है ना, तो सुनवा रही हो ना? बिल्कुल सुनवाएंगे। चलो, ये तो बढ़िया है। और इसके साथ साथ आज है असहयोग आंदोलन दिवस भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया भैया, तो इसके बारे में ढेर सारी जानकारी तो मिलेगी। सब बहुत जानकार हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात तो हम लोग करेंगे ही, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग की बात करने से जागरूकता आ जाती है लोगों में। अच्छा, ऐसा? हाँ, मतलब कुछ लोगों को कुछ पॉइंट्स नहीं पता होते हैं तो वो पता चल जाते हैं। देखो, पता सब रहता है, लेकिन फिर भी बार बार ना पढ़ना पड़ता है, बार बार बुआ बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। हाँ, अब जैसे खुद भी देखो ना, मालूम है कि हाँ भाई अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना, ये सब खाओ, खुश रहो, लेकिन कहाँ हो पाता है? रोज टहलने जाओ, लेकिन ये सब तो करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल बुआ, पता सब रहता है। कल तुमने सूप नहीं बनाया जैसे, हाँ वो भूल गए, बस भूल गए। जितनी स्वास्थ्य वाली चीज होगी ये भूल जाएंगे। चिप्स खाना होगा तो सबसे पहले। हाँ, ये तो बात सही कही बुआ, क्योंकि ये कह देती है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम खाएंगे। लेकिन देखिए ना, आज क्योंकि ये जो नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ये जन्मसिद्ध अधिकार से तुमने इधर जोड़ दिया। और ये नारा दिया है महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम याद करते हुए शत शत नमन करते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हम ही नमन कर रहे हैं, हमारे सब साथी भी कर रहे हैं। लिखा भी है कि इनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लीडर गंगाधर जी ही रहे। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्रामी, नेशनल लीडर थे। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल थी। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोकमान्य कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता के समय इन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे ने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था। बाल गंगाधर जी पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा और सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। ये सैद्धांतिक होती है बातें। आपके सिद्धांत के, आपके आदर्श अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं, लेकिन हमारे साथी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखकर भेजा। और एक और हमारे पास संदेश आया है। ये लिखते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारा नमन है। उनका दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा आज भी उतने ही जोश के साथ बोला जाता है, याद किया जाता है। अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल याद किया जाएगा। भाई जन्म कहाँ हुआ था ये भी तो बता दो। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। आप आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से एक थे। आपने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और महाराष्ट्र में जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और
शिव जयंती उत्सव सप्ताह भर मनाना शुरू किया ताकि लोग एकजुट हो सकें। जी, और गणेश उत्सव और जो हमारे जो शिवाजी उत्सव होता है ये बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है और अभी तो अगले महीने तो शुरुआत हो ही जाएगी इसकी। और इस प्रकार जनता में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भर गया था। और सन 1905 में नागरी प्रचारणी सभा में उन्होंने कहा था, देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। तिलक जी भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और आपकी कृतियों में गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है। कई भाषा में अनुवाद हुआ और खास बात ये कि श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या को लेकर इन्होंने मंडाले जेल में जो लिखी गई थी उन्होंने गीता रहस्य, हाँ, वो उन्होंने वहां पर लिखी थी। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ऐसा नहीं केवल यही लिखा इन्होंने। द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत और अनमोल विचार आपने एक अलग से लिखा जो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। और ये अनमोल विचार जो होते हैं, जो जैसे कहते हैं, जिन्हें सुभाषित भी कहते हैं, ये वाक्य जो होते हैं हम जगह जगह प्रयोग में लाते रहते हैं ना। और वो कहते थे कि आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। और इसी तरह उन्होंने कहा था कि जीवन एक ताश के खेल की तरह है, सही पत्तों का चयन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सफलता निर्धारित करने वाले पत्ते खेलना हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। तो हितों की बात अगर करनी हो तो कहते हैं कि अपने हितों की रक्षा के लिए, तिलक जी ने कहा था कि अपने हितों की रक्षा के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती हैं और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती हैं। और मानव स्वभाव भी ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है, हमारे त्योहार होने ही चाहिए। और बुआ, उनका एक बचपन का प्रसंग भी है। हाँ, बताओ। जब आप बचपन में जो थे बहुत साहसी और निडर थे, गणित और संस्कृत उनके प्रिय विषय थे और जब स्कूल में परीक्षाएं होती तो गणित के हमेशा कठिन प्रश्न हल करते। तो उनके मित्र ने पूछा कि तुम हमेशा कठिन सवालों को ही क्यों हल करते हो? अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें परीक्षा में ज्यादा अंक मिलेंगे। इस पर तिलक ने क्या कहा बुआ? भाई उन्होंने, देखो बड़े लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं ना, और ऐसे ही आज हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी महानता क्या थी कि संघर्ष से कहते हैं ना कि सबक लेने वाले लोग थे। तो वो कहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूँ। तो भाई जो अंकों में विश्वास नहीं करता है, गुणवत्ता में विश्वास करता है, वो ऐसे ही बात करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूँ, इसलिए कठिन सवालों को हल करता हूँ। अगर हम हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे तो जो हमें सरल लगते हैं तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, है ना। कितना प्यारा सा उनका प्रसंग था। और सच कहा जाए तो यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम हमेशा आसान विषय, सरल सवाल और साधारण काम की तलाश में लगे रहेंगे बुआ, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह अगर लेंगे तो उसके सामने घुटने टेकने के बजाय उसे जीत कर हम आ जाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। और ये सब बातें फिर वही वाली बात होती है कि ये सब बातें हमारे सभी श्रोताओं को, बहुत सारे श्रोताओं को पता है, लेकिन हम इन्हें बार बार याद करते हैं। और ऐसे महान सेनानी बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य जो थे, 1 अगस्त 1920 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। आज उनकी पुण्यतिथि है। तो भाई जैसे उन्होंने कहा कि कर्म करो, संघर्ष करो, कठिन से कठिन काम करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखो। तो कुछ ऐसी ही प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जय जय भारत देश हमारा, ये गीत हमने लिया फिल्म मतलबी दुनिया से। और बुआ देखिए ना कि आज दूसरा भी दिवस है, महान दिवस है। और जय जय भारत देश की बात जब आती है तो बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे ऐसे जो क्रांतियां हैं वो याद आती हैं जिनकी वजह से हम आज बहुत आज़ादी से बैठे हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं कि नहीं। ये तो वर्ड फेमस है ना कि कितने साल तक हम लोगों ने गुलामी की सही, और उसके बाद कितने साल संघर्ष भी बहुत ज्यादा किया है ना जी। और आज का दिन खास क्या है? असहयोग आंदोलन दिवस है जी। असहयोग आंदोलन गांधी जी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। और एक संदेश हमें मिला है कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है।
और देखो ऐसा है ना कि 1 अगस्त जो 1920 की बात हो रही है, तो ये औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ और इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन भी स्वीकृत कर दिया है कि नहीं? जी, और जब इस आंदोलन का आगाज किया गया था तो आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए और शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। गांधी जी ने कहा था कि अगर असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 साल के अंदर स्वराज हासिल कर लेगा। गांधी जी के आह्वान पर लाखों देशभक्त आंदोलन में कूद पड़े थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तो हम सब जानते ही हैं, है ना? और ब्रिटिश सरकार ने 1921 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था। सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद लोगों ने आंदोलन जारी रखा। असहयोग आंदोलन के कारण देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों के लिए जागरूकता उत्पन्न हुई व स्वराज की मांग प्रबल हुई। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करना था। और इस संबंध में देखो बहुत सारी जानकारी हमारे और साथियों ने भी लिखा है, थोड़ा अलग अलग शब्दों में, बातें वही सब हैं। आपने लिखा है कि आंदोलन की अनिवार्य विशेषता ये थी कि अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके दिखा दिया कि हम आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये सब तरीके होते हैं, कहीं पर आपको विरोध दर्ज करना हो तो हर समय हिंसा का सहारा नहीं, इस तरीके से भी एक लिया जा सकता है। और तो, उन लोग जो हमारे जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई, कितने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरुष थे, महिलाएं थी, तो उन सब के बारे में जब भी पढ़ो सुनो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना उन्होंने अपना संघर्ष किया, त्याग किया जीवन का। तो जीवन का त्याग करना आसान बात नहीं होती है। यही तो हम कह रहे हैं, ये तो हम बराबर कहते हैं, तुम लोग छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं कर पाती हो, है ना? अभी कहो ये तो कहोगी नहीं वो, जो बनेगा वो कोई खाएगा नहीं। आजकल घर में ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, कब से कह रहे हैं राखी आ रही है, राखी रक्षाबंधन आने वाला, राखी बना लो घर में। तो देखिए ना, ये मौसम ही ऐसा है कि बारिश हो ही रही है और ये हवा, ये फिजा, मतलब बहुत ही मजेदार गाना मुझे लग रहा था, सुन रहे थे तो उसी में खो गए थे इन फिजाओं में। मतलब खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही गाओ, खुद ही बजाओ, खुद ही खुश हो लो। मंजरी खूब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही हो तुम, हम देख रहे हैं। अब थोड़ा तो बुआ आप हैं तो फिर थोड़ी तो हमने कहा था कि सोचो सोचो तब तक गाना सुनाओ, है ना? देखिए हमने सुना भी दिया। और देखिए ये गाना बता देते हैं किस फिल्म से लिया है। टैक्सी स्टैंड से। टैक्सी स्टैंड का ये गाना। तो हवाएं फिजाएं तो हैं, तुमने कहा कि मौसम के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं लगता कि ये मौसम त्योहार का भी आ गया लगातार, एक के बाद एक त्योहार पर त्योहार। लेकिन हुआ कितना अच्छा है ना, त्योहार आ गए हैं तो कुछ जाके बाजार खरीदारी भी करेंगे, पहले घर में पकवान बनाएंगे, खरीदारी करेंगे, क्योंकि सावन है तो हरी हरी चीजें बहुत अच्छी लगती है। कल हरियाली तीज थी तो सबने हरी साड़ी पहनी होगी, हरी चूड़ियां, मतलब बिंदी भी मैचिंग की, हरी झाले वाले सब। तो और गाना बजाना, तीज गाते हैं, कजरी गाते हैं। तो इस तरीके से जो लोक संगीत हैं वो अपने आप में हमारी ज़बान पर आ जाते हैं और उसका मज़ा तो आता ही है। और पूरा जो मौसम है ना सावन वाला, वो हरियाली सब तरफ छा जाती है कि नहीं? बुआ बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही देखो, अब कल नाग पंचमी है, उसका त्योहार है, फिर राखी की जैसे हमने बात की, तो भाई बनाओ घर में बहुत तरीके से बनती है। तुम बताओ कैसे कैसे बना सकते हैं राखी? हाँ, देखिए राखी तो रेशम की उससे बन सकती है कि रेशम के धागे को बांध करके आप ब्रश से फैला करके बना ले, फिर उसके ऊपर नग वग चिपका दे, उसके नीचे आप डोरी लगा दे या ऊन लगा दे। और हमने जो राखी मतलब हम बना सकते हैं तो वो हम मोतियों से भी बना सकते हैं राखी। उसकी एक लड़ी बना लो, ब्रेसलेट राखी, क्या बात है ना? और दोनों तरफ आप एक तरफ लूप लगा लें, एक तरफ हुक लगा दीजिए, बस बढ़िया सी एकदम राखी बन जाती है। लेकिन अगर दूर भेजना है तो भाई आप कुछ ऐसा करिए कि रेशम वाली बलिया लगेगी,
है कि नहीं। हाँ, और एक और राखी होती है ना जो ऊन से बनाई जा सकती है, लेकिन आपके पास क्रोशिया हो तो बना लें, या जिसको क्रोचेट भी लोग कुछ कहते हैं, कुछ और भी तरीके से आप बुन के बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, शनील के ऊपर बना सकते हैं, उसके फूल बना सकते हैं, कुछ लोग रिबन की बना लेते हैं। रिबन की भी बहुत सुंदर लगती है। हाँ, और नहीं तो आप पतली सी डोरी ले में 2 मोती भी डाल देंगे तो हल्की सी हो गई, तो भेजने में भी आसान। और ऐसे ही बहुत सारी जगह जो होती है पारंपरिक तरीके से जो बनाते हैं, वो जो कलावा होता है जिसको मौली भी कहते हैं, लाल पीला वाला जो धागा होता है पूजा में जो लगता है, उसमें एक उसको ले ले, अपने हाथ के बराबर लेना है जितने लंबा, और एक छोटा सा चौकोर, कम से कम 2-2 इंच का चौकोर पीला कपड़ा ले लीजिए, और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हो, पारंपरिक जैसा, या घर में रंग लें हल्दी में तो और अच्छा, और उसमें 5 जो है वो जौ रख के उसकी पोटली बना लीजिए और उस धागे से बांध दीजिए। वो राखी भी बड़ी अच्छी होती है, पारंपरिक, तो बड़ी पवित्र होती है जी। तो लेकिन वो वाली राखी भी याद आ रही है मुझे, जो फोम की होती थी, नीचे फोम लगा होता था, ऊपर चमकीला और वो एक ऐसी कटिंग वाली वो आती थी, लेस आती थी और कई उस पे कहते हैं ना, कई मंजिले वाली होती थी, उसके ऊपर मेरे भैया भी लिखा रहता था, प्लास्टिक पे लिखा रहता था, और जो स्पंज होता था मोटा पतला सब तरीके का होता था। बाद में जब राखी का दिन निकल जाता था तो हम लोग फोम को निकाल के जहाँ इंक गिर जाती थी तो उसको सोखने का काम करता था। तो क्या बात है, वो राखियां भी याद आती, वो राखियां याद आती थी, और खूब बड़ी बड़ी होती थी। उनका अपना मजा था, उनका अपना, भाइयों को भी अच्छा लगता था, वो जाके अपनी पसंद की बड़ी बड़ी खरीद के, और बड़े फख्र से बताते थे कि भाई हमारे हाथ में 8 राखी बनेगी और बड़ी तो हम लोग को तो, हमें तो बस, हम बहनों को तो मतलब इंतजार होता था जल्दी से बांधे, फिर कुछ दें अपना पैसा वैसा जो भी देना है उनको, है ना बुआ। और उसके बाद तो फिर जब राखी 1 हफ्ते बाद वो पड़ जाती थी तो फिर हम लोग को फोम निकालने में मजा आता था। मंजरी भाई, गाने तो बड़े अच्छे आज हो रहे हैं, लेकिन ये जो तुमने याद दिलाया ना राखी वाली, तुम लोग का तो नहीं याद होगा क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। तो ये जो राखी बताई ना, स्पंज वाली बड़ी बड़ी, जिसके चारों तरफ किरण चमकती रहती थी, कभी रुपहली कभी सुनहरी, तो उसको पहले याद होगा एक आध बार किसी को फूल गूंथते हुए, यानी कि फूल का श्रृंगार किए हुए बच्चों को सजाया जाता था, नई नवेली बहू को, या शादी तय हो जाए तो बेटी को या बहू को इस तरह से सजाया जाता था फूलों से, क्योंकि इस समय फूल बहुत होते हैं, और खासतौर से वो चांदनी वाला जो फूल होता है जिसको टगर कहते हैं, अच्छा, टेंगरी कहते हैं, उसकी जो कली होती है वो ज्यादा देर तक टिकती है, 2-3 दिन तक मुरझाती नहीं। अच्छा। तो उसके खूब हाथ का फूल, ये बाजूबंद, गले का हार, मुकुट, ये सब बनाया जाता था। तो चोटी जब बनाई जाती थी तो उसमें बीच बीच में ये राखी लगाई जाती थी, या मुकुट पे लगाया जाता था। क्या बात तो है। वो सजाने के काम आता था, तो बड़ी सहेज के रखा जाता था। हाँ, और बुआ ये राखी जब सहेजी भी जाती थी, तो जैसे पिछले साल की रखी राखी, तो पिछले साल की होगी ना, क्योंकि सावन इसी समय खत्म हो जाता है रक्षाबंधन से। हम लोग जो जन्माष्टमी भी पड़ता था, पड़ने वाला ना त्योहार आएगा, तो दीवार की जो अलमारी होती थी उसके पल्ले होते थे, उसको बकायदा सजाया जाता था पतंगी कागज वगैरह से। तो उसमें ये जो राखियां थी वो जगह जगह चिपका दी जाती थी। मतलब 12 बजे तक एक दिन पहले ही से मतलब तैयारी शुरू हो जाती थी। और जितना सजावट कर सकते हैं बुआ उतनी की जाती थी। तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे देखा जाए तो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन भैया हम सबकी जिम्मेदारी है, करो सब, तब लोगों को पता चलेगा। जन्माष्टमी की जो झांकी सजाई जाती थी वो करना चाहिए, तो नई नई जो सृजनात्मकता है, कलात्मकता है, इसमें दिखती है। बिल्कुल, अब पूरा कमरा सज जाता था जन्माष्टमी पे, तो वो भी एक आनंद देता था। साथ में ढोलक पर जो भजन होते थे भगवान जी के, तो वो बहुत अच्छे लगते थे। और हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग हाथ अपने चला के सीख लेते थे ढोलक की कैसे चलाना है। तो वो सब चीजें भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, ये है कि सीखना चाहिए इनको, इन परंपराओं को थोड़ा चाहे विस्तृत रूप में चलाते रहना चाहिए। हाँ, और देखिए ना, हम लोग त्योहारों की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग एक और चीज सुनवाने वाले हैं। तो बिल्कुल, वो कब सुनाएंगे? चित्रलेखा की बात है तो चित्रलेखा बस हम सुनवा देते हैं। ये है पठन चित्रलेखा का, सूत्रधार हरीश भिमाणी, और बहुत सुंदर प्रस्तुति है। इसको सुनने, हमारे खजाने से हमने लिया है इसको जी। चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार चित्रलेखा। मानव मन के आंगन में चेतना के नए अंकुर बोने वाली कहानी चित्रलेखा।
पिछली कड़ी में हमने बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों को उद्विग्न पाया था। दोनों के अंतर में दो अलग अलग ज्वालामुखी दहक रहे थे और अभी उनका वार्तालाप समाप्त नहीं हुआ था। आइए आज का पठन बीजगुप्त के मानसिक उद्वेलन से आरंभ करें। आज हम दोनों के परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा असमर्थ है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है। इसका बीजगुप्त को कुछ क्षीण आभास हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है बीजगुप्त। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है? तो फिर मैं समझ लूं कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है? चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वो स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे, परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए आवेश में आकर उसने ये बात कह दी थी। उसने ये सोचा तक न था कि उस बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया। बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है। उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं ये मानती हूं बीजगुप्त, और उसको ठीक भी समझती हूं कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है और प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वो किसी अंश तक सत्य था, इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समयोचित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वो चित्रलेखा से। एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वो वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य ये शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा करके इसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। आत्मा का संबंध अमर है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वो मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहां सृष्टि है वहां प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वो संबंध अनंत नहीं है बीजगुप्त। कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है,
जो क्षणिक है, और इसीलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। जो कुछ तुम कहती हो वो ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता। ये तो अपना अपना विश्वास है, पर इतना यहां पर कह देना अनुचित ना होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, पर वो मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है, ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है, और साथ ही प्रेम भी। बीजगुप्त, ठीक कहते हो। मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी बीजगुप्त, क्षमा करना। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अधखुली थीं। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां कर रहा था। वो उठ बैठी। उसने अपने हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांक ने यह देखा। वो उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम जा सकते हो। रथ अभी मत खुलवाना। आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। श्वेतांक और बीजगुप्त को आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय का आमंत्रण मिला है। आइए पहले हम इन आर्य श्रेष्ठ का परिचय पढ़ें और जानें कि इस निमंत्रण का आशय क्या है। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान पर त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग उनकी उपमा विदेह से देते थे और वे इस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन था और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उसकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। उसका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे और उसके सम्मुख होते ही लोगों में उसके प्रति भक्तिभाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक पुत्री थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्रायः 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्माण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था ही, पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी।
हरिणी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रस युक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें गर्व की उच्छृंखलता न थी, उसमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त को अपनी पुत्री के योग्य समझना क्या मृत्युंजय की कोई भूल थी? क्या आर्य श्रेष्ठ को बीजगुप्त और चित्रलेखा के प्रेम संबंधों का पता नहीं था? इन प्रश्नों का उत्तर हम पाएंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी के कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। चित्रलेखा दिशी दुग्गल और बीजगुप्त कमल शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन के सहायक हैं राजेश मलिक और इस परिकल्पना को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अगली कड़ी तक बीनू कल से विदा लेती है। नमस्कार। तो भाई देखो, ऐसा है कि प्रेम और वासना के विभेद को समझाता हुआ आत्मिक बल और आध्यात्मिक ज्योति का जो मर्म है वो समझना समझाता हुआ ये जो धारावाहिक है इसका पठन हमने सुना। वाकई कालजयी उपन्यास। बिल्कुल बुआ, तो उसमें चित्रलेखा और हमारे जो आज हमने सुनवाया इसकी ये आज थी 17वीं कड़ी। तो आगे अगले सोमवार को फिर सुनेंगे है ना? फिर हम सुनाएंगे, तो आगे की कड़ी हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल और आज हम और भी बात करेंगे ना, स्तनपान सप्ताह है और भार्गवी प्रभंजन राव के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन तुम्हारी निगाहें कुछ और कह रही हैं। हाँ, आप समझ गई बुआ, बहुत मतलब बता दो कि तुम बताओगे कि हम समझदार हैं ना, है ना? सब देखो दुनिया ऐसे ही पलट रही है। जब तक हम कहते थे कि मंजरी बिटिया बहुत समझदार हो गई हैं, अब ये मंजरी बिटिया कहने लगी बुआ समझदार। हाँ। और देखिए आज सखी विशेष का दिन है, तो आज हम बात करेंगे भार्गवी प्रभंजन राव जी के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भार्गवी प्रभंजन राव का जन्म 14 अगस्त सन 1944 कर्नाटक के बल्लारी में संथी और नरहरि राव तगाट के यहाँ एक कन्नडिगा परिवार में हुआ था। और भाई तेलुगु साहित्य को एक प्रख्यात ये अनुवादक भी रही आप वहाँ की, और अपने जीवन काल में वे सक्रिय रूप से लेखक नाटककार रहीं और गिरीश कर्नाड के विभिन्न कार्यों के अनुवाद भी आपने किए। उनके सृजन कर्म के अंतर्गत प्रकाशित नूरेला पांटा उनकी सर्वाधिक चर्चित कृतियों में से एक है, जो 20वीं सदी की महिला लेखिकाओं की 100 छोटी कहानियों का तेलुगु भाषा में एक संकलन है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना बेटिया भार्गवी जी की, तो भार्गवी जी हैं जो लेखक, प्रोफेसर, अनुवादक और कवि भी हैं। सोचो कितनी चीज़ें उन्हें आती थीं और क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से साहित्य को समृद्ध किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की, अंग्रेज़ी साहित्य के क्षेत्र में भी पढ़ाई की और पीएचडी के बाद डॉक्टर भार्गवी पी राव की उपाधि अर्जित की, डॉक्टरेट लिया मतलब। और इसी तरह उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया और सेवानिवृत्त जब हो गई यानी रिटायर हो गई तो उन्हें हैदराबाद में पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर नियुक्त किया गया। और तेलुगु में उनके प्रकाशनों में एल्बम और निडाला गुडालू कविताएं हैं और गुडेलो थडी, प्रणव गंगा नृत्य बैले है और सौगंधिका एक आलाप इनका शामिल है। आपके कई अनुवादित नाटक आंध्र प्रदेश राज्य में बहुत प्रसिद्ध हुए। और आपकी आखिरी कृति पुत्रा कामेशति थी, जिसने स्वाति पत्रिका द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता हुई थी और इसमें इन्हें उपविजेता
चुना गया। जी, अब वह बहुत सारे पुरस्कार भी इन्हें मिले। गिरीश कर्नाड के नाटक तले दंडा के उनके अनुवाद ने उन्हें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, सम्मानित किया गया। और PS तेलुगु विश्वविद्यालय पुरस्कार उन्हें मिला 1999 में, है ना? और साख्य साहित्य पुरस्कार 2002 में और गृह लक्ष्मी पुरस्कार 2001 में मिला उनको। क्या कहा था? साख्य साहित्य पुरस्कार। साख्य साहित्य अच्छा, ये 2000 में मिला जी, ना? जी, हुआ। और 23 मई 2008 को देहावसान हुआ हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन साहित्य का जो इतना संसार छोड़कर गई हैं वो तो हमारे लिए है अनमोल धरोहर, है ना? अनमोल है बुआ। और जब हम साहित्यकारों की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपके अंदर हर महिला या पुरुष हो जो भी है, सबको कुछ ना कुछ लिखने के लिए आगे आना चाहिए जी। अच्छा, और हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन देखो, जब तुमने प्रेरणा की बात कही ना तो हमारे साथी बचपन में चले गए थे, तो उन्होंने बताया कि फोम वाली राखी का जिक्र करते हुए बचपन याद आ गया। अब प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं, हालांकि इस बात से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता था, जितनी बड़ी राखी दुकान पर खरीदी जाती उसे उतना ही पैसे वाला समझा जाता था। क्या बात है। और फोम तो हल्का सा होता था, लेकिन उसकी जो साइज होती थी काफी बड़ी हो जाती थी। और इन्होंने लिखा है कि अलग ही इमेज समझी जाती थी उस राखी की। उस समय उसकी कीमत 1 रुपए से 2 रुपए तक होती थी बस। क्या बात है बुआ। तो भाई इस तरीके की यादों में हम चले जाते हैं। मंजरी देखो, आज बड़ा और खास दिन है, आज से शुरू हो रहा है हफ्ता। और ये तो वर्ड फेमस है ना कि माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत होता है कि नहीं? बिल्कुल बुआ, बिल्कुल अमृत समान होता है और सबके लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और हर साल देखिए ना कोई थीम रहती है। तो आज इस बार की थीम है कि स्तनपान के लिए एक कदम, शिक्षित और समर्थन है। नवजात के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है और स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। और स्तनपान की सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, सभी बहनों को देनी चाहिए जो अभी हाल में माँ बनी है या बनने वाली हैं। वो तो पहले से ले भी लेती हैं, लेकिन फिर भी जो अपने व्यवहारिक जानकारी है वो हमें एक दूसरे से साझा करना चाहिए। माँ के दूध में लैक्टोफोर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की जो आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में जो होता है शिशु की आंत में रोगाणु जो है पनप नहीं पाते। तो जाहिर है कि बच्चे ऐसे मजबूत हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत 1992 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले हफ्ते यानी 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है। लोगों में जागरूकता है और जो भी महिलाएं कामकाजी हो, जो घर में रह रही हैं, उन सब में इन चीजों की पता रहे कि बच्चे के लिए कितना जरूरी है। और एक बात और है मंजरी बिटिया, ऐसा है ना कि केवल जरूरी तो सबको पता है, लेकिन उसके संग संग जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा मतलब सोचती न जाने क्या क्या हो जाएगा। वो तो नहीं पालना चाहिए। भ्रांतियां दूर हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि सही क्या है, सही क्या है। बिल्कुल। और बुआ, इसके साथ साथ जब आप जो माँ बनी है उनके खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई बिटिया बहुएं जो भी माँ बनी हैं उन्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और वैसे भी देखो, इसीलिए तो कहा गया ना मंजरी बिटिया कि जब माँ किसी शिशु को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि आगे उसको, उस बच्चे को पूरी तरह से उसका पोषण उसी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि नहीं? जब अच्छा बच्चा होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा वो बाद में। और लेकिन भाई ठीक से दूध पिएगा तब ना। और उसके लिए केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, पूरा माहौल जो है परिवार का वो अच्छा होना चाहिए। जिस समय माँ स्तनपान कराए तो वो मानसिक रूप से बिल्कुल निश्चिंत रहे, कहीं किसी तरीके का तनाव नहीं होना चाहिए कि अब पता लगा हम उधर दूध चढ़ा कर आए हैं और इधर दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो भाग रहे हैं, मन उधर लगा हुआ है कि नहीं? इसमें परिवार के साथ साथ जो पिता है उनका पूरा सहयोग होना चाहिए। और जो माँ बनी है उनका सब लोग मिलकर ख्याल रखें। और हम चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और हम ये चाह रहे हैं कि अब तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, घड़ी चाह रही है कि अब टाटा बाय बाय बोल दीजिए जी। कि प्रोग्राम से विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।